चित्रा घबराहट के साथ मन में सोचती है। जिसका डर था वही हुआ। कहीं मैंने यहाँ पर आने में देर तो नहीं कर दी। चित्रा की नजर कहीं और नहीं बल्कि अनुराग के हाथ की कलाई पर पड़ी थी, जिस पर 2 निशान और आ चुके थे। एक इन्फिनिटी जीवन मरण चक्र का और दूसरा ट्रायंगल के अंदर आंख का। अब अनुराग के हाथ पर 5 निशान आ चुके थे, वही 5 निशान जो भक्षानर होने की एक निशानी थी। चित्रा एकटक नजर से उन निशानों को देखते रहती है और देखते ही देखते आंसू की बूंद में फिर से हलचल होनी शुरू हो जाती है। युग को फिर चीजें धुंधली नजर आने लग जाती हैं। कुछ देर बाद जब चीजें स्पष्ट होती हैं तो युग को आंसू की बूंद के अंदर चित्रा का चेहरा नजर आने लग जाता है। चित्रा नम लहजे के साथ युग से कहती है, युग बेटा, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि जब मैंने अनुराग के हाथ पर वो 5 निशान देखे तो मुझ पर क्या बीत रही थी। उन निशानों को देखकर मेरे मन में तो आया कि मैं उसी वक्त तुमको वहां से लेकर वापस चले जाऊं, ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर कदम तक न रखूं, पर मैं अनुराग को वहां पर वैसी हालत में भी नहीं छोड़ सकती थी। उसने भले ही मुझे अपनी तकलीफ ना बताई हो, पर मुझे उसकी आंखों में एक दर्द नजर आ रहा था। वो दर्द जिससे वो रोज रात को तड़पता रहता, चीखते रहता था। अब मुझे सिर्फ तुम्हारे ऊपर किया गया काला जादू नहीं तोड़ना था, बल्कि अनुराग को भी सही करना था। मैंने सोच लिया था कि मैं अनुराग को ऐसे नहीं छोड़ सकती थी। आखिर मैं प्यार करती थी उससे। मैंने उसके साथ जीने मरने का वादा किया था और मैं अपने वादे ऐसे नहीं तोड़ सकती थी। चित्रा एक गहरी सांस अपने सीने के भीतर भरने के बाद कहती है, मैंने पहले दिन से ही अपने मकसद को अंजाम देना शुरू कर दिया था। पहले तो मुझे ये पता लगाना था कि आखिर अनुराग के साथ ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से उसके हाथ पर वो निशान आए थे। क्योंकि पहले जब मैं उससे मिली थी तो उसके हाथ पर बस एक निशान था और धीरे धीरे उसका गुस्सा बढ़ने के साथ ही उसके हाथ के वो निशान भी बढ़ते गए और अब तो 5 निशान आ चुके थे। मुझे ये भी पता लगाना था कि क्या पूरे निशान आने के बाद वो भक्षानर बन चुका था या बस अभी निशान आए थे और भक्षानर के गुण जागृत होना बाकी था। यही सब पता लगाने के लिए मैंने ग्रेवयार्ड कोठी में छानबीन शुरू कर दी और जब मैं ग्रेवयार्ड कोठी में छानबीन कर रही थी तो मैंने देखा कि अनुराग का कमरा सिर्फ किताबों से नहीं भरा था, बल्कि कई सारी खाली शराब की बोतलों से भी भरा था। अनुराग ने सिगरेट पीने के साथ साथ शराब पीना भी शुरू कर दिया था, जो कि आम बात नहीं थी क्योंकि अनुराग को शराब बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो उसे छूता तक नहीं था। इसी बात से मैं समझ गई थी कि शायद अनुराग के अंदर भक्षानर के गुण जागृत होने शुरू हो गए हैं, तभी वो तामसिक चीजों का इतना ज्यादा सेवन कर रहा था। चित्रा पुरानी बातों को याद करते हुए कहती है, ग्रेवयार्ड कोठी में छानबीन करते वक्त ही मुझे एक अलमारी मिली। वो अलमारी जो काली साड़ियों से भरी हुई थी। मेरे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उतनी सारी काली साड़ियां किसकी थी और वहां पर कैसे रखी हुई थी। जब मैं किचन में गई तो मैंने देखा वहां पर एक भी खाने पीने का सामान नहीं था। सब डिब्बे खाली पड़े हुए थे। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि अनुराग का गुजारा कैसे चल रहा था, वो क्या खा रहा था और क्या पी रहा था। ग्रेवयार्ड कोठी की हालत देखकर मैं समझ गई थी कि ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही थी, ऐसा कुछ जिसके बारे में मैं सोच तक नहीं सकती थी। युग एकटक नजर से चित्रा की तरफ ही देख रहा था और उसकी सारी बातें बड़े गौर से सुन रहा था। चित्रा फिर बोल पड़ती है, मैं पहले ही दिन से अनुराग को बड़े गौर से नोटिस कर रही थी। दिन भर उस पर नजर जमाए रखने के बाद उसे देखकर लग ही नहीं रहा था जैसे उसमें कोई बदलाव आया हो। वो तो मुझे नॉर्मल नजर आ रहा था। एक पल के लिए मेरे मन में ये भी ख्याल आया कि शायद वो मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहा है। सच्चाई शायद कुछ और ही है। उसी सच्चाई का पता लगाने के लिए मुझे ये पता लगाना था कि आखिर जब से अनुराग यहाँ पर आया था उसके साथ क्या हुआ था, उसने यहाँ पर आने के बाद क्या क्या किया था। और पहले ही दिन मैं समझ गई थी कि ये सब जानकारी मुझे कहीं और से नहीं बल्कि प्रशांत के पास से मिलेगी, क्योंकि वो बहुत बातूनी था और अक्सर बातूनी लोगों को सब कुछ पता होता है। मुझे बहाना चाहिए था घर से बाहर निकलने का और वो बहाना भी मुझे मिल गया था। घर पर राशन बिल्कुल नहीं था, खाना बनाने के लिए जरा सा भी सामान नहीं था। उसी का बहाना बनाकर मैं घर से बाहर निकल गई प्रशांत से मिलने के लिए, ताकि सब कुछ जान सकूं। और जब मैं प्रशांत के पास पहुंची तो मुझे अनुराग की वो बातें पता चली जो शायद कभी पता नहीं चलती। इतना कहकर चित्रा चुप हो जाती है। जैसे ही चित्रा चुप होती है, आंसू की बूंद में फिर से हलचल होनी शुरू हो जाती है। सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आने लग जाता है। कुछ देर बाद जब चीजें क्लियर होती हैं तो युग को चित्रा नजर आने लग जाती है, जिसने अपने एक हाथ में झोला पकड़ा हुआ था जो राशन के सामान और कुछ हरी सब्जियों से भरा हुआ था। इस वक्त चित्रा गांव में मौजूद थी, जिसके आसपास से हर 2-3 मिनट में एक न एक गांव का आदमी गुजर रहा था और जो भी उसके पास से होकर गुजरता था वो चित्रा को ही घूरते रह जाता था, क्योंकि चित्रा का पहनावा गांव की बाकी औरतों से काफी अलग था। उसे देखते से ही समझ में आ रहा था कि वो गांव से नहीं है बल्कि कहीं और से आई हुई है। इस वक्त युग चित्रा के साथ नहीं था।
प्रशांत से वो अच्छे से बात कर सके, इसलिए वो उसे ग्रेवयार्ड कोठी में ही छोड़कर आई थी। चित्रा घूरते हुए लोगों के बारे में सोचते हुए कहती है, यहाँ सब लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? इस गांव में सब लोग पागल हैं क्या, या सबको घूरने की बीमारी है? जब से देख रही हूँ जिसे देखो घूरे जा रहा है। चित्रा अपने आसपास नजरें फेरते हुए खुद से कहती है, बंगला मुड़ा गांव तो यही है, पर उस प्रशांत की दुकान कहाँ पर है? यहीं आसपास ही तो उसने अपनी दुकान का पता बताया था। यही सब बड़बड़ाते हुए चित्रा अपने कदम आगे बढ़ाई रही थी कि तभी उसे एक चाय की दुकान नजर आती है, जहाँ पर कुछ आदमी बैठकर चाय पी रहे थे। उन्हीं आदमियों में से एक आदमी बल्लू काका भी थे, जो वहीं पर बैठकर चाय पी रहे थे। दुकान पर इस वक्त पाउली चाय बना रही थी। चित्रा उस दुकान को देखते हुए कहती है, कहीं यही तो नहीं है प्रशांत की दुकान? हाँ, यही होगी प्रशांत की दुकान। ये औरत पहनावे से बंगाली लगती है, और प्रशांत ने भी तो अपनी पत्नी का नाम पाउली ही बताया था, जो कि एक बंगाली नाम है। पर ये प्रशांत कहाँ पर है, कहीं नजर नहीं आ रहा है। यही सब सोचते हुए चित्रा अपने कदम आगे बढ़ाती रहती है। जब चित्रा दुकान के पास पहुंचती है तो सभी की नजर चित्रा पर ही जमी हुई थी। हर कोई चाय पीना छोड़कर उसे ही देखे जा रहा था, बल्लू काका भी। पाउली भी चाय बनाना छोड़कर चित्रा को देखने लग जाती है। चित्रा पाउली से कहती है, प्रशांत जी है क्या? पाउली चित्रा को घूरते हुए कहती है, तुम कौन हो और मेरे पति से तुम्हें क्या काम है? चित्रा पाउली के सवाल का कुछ जवाब देती उससे पहले एक आदमी की आवाज सुनाई देती है, ये चित्रा भाभी है। ये आवाज सुनकर चित्रा जब पीछे मुड़ती है तो देखती है कि उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि प्रशांत खड़ा हुआ था। प्रशांत वहां पर आ चुका था। पाउली कुछ गुस्से के साथ प्रशांत से पूछती है, चित्रा? कौन चित्रा? प्रशांत पाउली के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, अरे पाउली, ये चित्रा भाभी, अपने लेखक बाबू की पत्नी। जैसे ही प्रशांत की ये बात बल्लू काका सुनते हैं, वो मन ही मन सोचने लग जाते हैं, लेखक बाबू की पत्नी यानी छोटे मालिक की पत्नी, मेरी छोटी मालकिन। बल्लू के मन में तो आता है वो इसी वक्त चित्रा से मिलने पर वो जानता था इस वक्त चित्रा उसे बिल्कुल नहीं पहचानेगी, और अगर वो खुद अपने बारे में उसे बताएगा भी तो शायद वो कुछ समझ ना पाए। वो नहीं जानता था कि अनुराग ने चित्रा को उनके बारे में कुछ बताया भी था या नहीं। बल्लू मन में सोचता है, मुझे अभी ये खबर जाकर बड़ी मालकिन को देनी होगी। हो सकता है कि युग बबुआ भी छोटी मालकिन के साथ शहर से आए हो। इतना सोचकर बल्लू तुरंत अपनी जगह पर से उठता है और वहां से जाने लग जाता है। ये पल देखकर युग को याद आता है कि उसने जो कहानी लिखी थी उसमें भी बल्लू काका के जरिए ही जानकी और बाकी सबको पता चला था कि चित्रा गांव आई है। पर बल्लू काका को ये बात कैसे पता चली थी, ये बात उस कहानी में नहीं लिखी हुई थी। प्रशांत चित्रा से कहता है, अरे भाभी जी, आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। इतना कहकर प्रशांत तुरंत एक कुर्सी अपनी तरफ खींचता है, अपने कंधे पर रखे गमछे से उस कुर्सी को साफ करता है और चित्रा को बैठने का इशारा करता है। चित्रा भी उस कुर्सी पर बैठ जाती है। प्रशांत मुस्कुराते हुए चित्रा से कहता है, और बताइए भाभी जी, कैसी हैं आप? चित्रा कुछ कहती है उससे पहले ही प्रशांत बोल पड़ता है, मैं भी ना, बताओ आते ही सवाल पूछने लग गया। आप ना अभी रुकिए, मैं अभी आपके लिए एकदम ताजी चाय बनाकर लाता हूँ। चित्रा प्रशांत को रोकते हुए कहती है, अरे नहीं प्रशांत जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। प्रशांत अपनी बात मनवाते हुए कहता है, अरे कैसे जरूरत नहीं है? आप पहली बार मेरी दुकान पर आई हैं, चाय तो आपको पीनी ही पड़ेगी, वो भी मेरे हाथों की। इतना कहकर प्रशांत तुरंत चाय बनाने लग जाता है। प्रशांत को चित्रा की इतनी खातिरदारी करते देख पाउली मन ही मन चिढ़ने लग जाती है, पर कहती कुछ नहीं है। थोड़ी देर बाद चाय पीने के साथ ही प्रशांत और चित्रा में बातें होनी शुरू हो जाती हैं। चित्रा पहले अपने बारे में कुछ बताती है, उसके बाद प्रशांत उसे अपने बारे में। इसी तरह दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोनों ही हंसते मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। जैसे ही चित्रा को लगने लग जाता है कि प्रशांत अब उससे काफी अच्छे से मिलजुल चुका है, वो अपने मकसद को अंजाम देने का सोचने लग जाती है। प्रशांत मुस्कुराते हुए कहता है, भाभी जी, मैं न कह देता हूँ, अगली बार अगर आपको घर का कुछ सामान लाना हो तो आपको खुद तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना, आप बस आवाज लगाना, मैं खुद आपका सब काम कर दूंगा। चित्रा भी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ क्यों नहीं प्रशांत जी। प्रशांत कुछ कहता उससे पहले ही चित्रा प्रशांत से पूछ पड़ती है, प्रशांत जी, मुझे कुछ पूछना था आपसे। प्रशांत नॉर्मली कहता है, हाँ पूछे ना भाभी जी, क्या पूछना था आपको? चित्रा कुछ हिचकिचाते हुए कहती है, अनुराग के बारे में। प्रशांत हैरानी के साथ अपनी दोनों भवें ऊपर उठाते हुए कहता है, लेखक बाबू के बारे में? आपको लेखक बाबू के बारे में क्या पूछना है, वो भी मुझसे? चित्रा बात को छेड़ने के लिए जानबूझकर सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनते हुए कहती है, यही कि अनुराग किस पर अपनी किताब लिख रहा है। प्रशांत हैरानी के साथ कहता है, आपको नहीं पता क्या? चित्रा नाटक करते हुए कहती है,
नहीं पता, तभी तो आपसे पूछ रही हूँ प्रशांत जी। ये जो अनुराग है ना, बड़ा वो है, मुझे बताता ही नहीं कि किस पर कहानी लिख रहा है। कह रहा है सरप्राइज है, पर मुझसे रहा नहीं जा रहा, इसलिए सोचा आपसे पूछ लो। प्रशांत कहता है, अगर लेखक बाबू आपको सरप्राइज देना चाहते हैं तो फिर इस बात को सीक्रेट ही रहने दीजिए। मैं कैसे उनका सरप्राइज तोड़ दूं? चित्रा कहती है, अभी आपने मुझे अपना दोस्त बनाया है ना, तो आप अपनी दोस्त की मदद नहीं करेंगे क्या? नहीं बताएंगे उसे कुछ देर प्रशांत खामोशी रहता है, पर फिर अगले ही पल बोल पड़ता है, अब आपसे दोस्ती करी है तो निभानी तो पड़ेगी ही ना। चलिए मैं ना आपको बता ही देता हूँ। लेखक बाबू ना यक्षिणी पर कहानी लिख रहे हैं। वो यक्षिणी जिसका यहाँ पर खौफ है, जिसका नाम सुनते ही यहाँ के लोगों की पैंट गीली हो जाती है। बताओ, और लेखक बाबू उसी पर कहानी लिख रहे हैं। चित्रा चुप ही रहती है। प्रशांत कुछ हिचकिचाहट के साथ कहता है, मैंने ना लेखक बाबू को बहुत मना किया कि वो यक्षिणी पर कहानी ना लिखे, पर वो माने ही नहीं। चित्रा पलट कर कहती है, मना किया पर क्यों? प्रशांत तुरंत पलट कर कहता है, मना नहीं करूंगा तो क्या करूंगा भाभी जी? बताओ, जो औरत मर्दों का शिकार करती है उस पर भी कोई कहानी लिखता है क्या? अगर उस यक्षिणी ने लेखक बाबू को ही शिकार बना लिया तो? चित्रा जानबूझकर नाटक करते हुए हंसते हुए कहती है, ये आप क्या बोल रहे हैं प्रशांत जी? यक्षिणी कैसे अनुराग का शिकार कर सकती है? वो तो बस एक कहानी है, वो थोड़ी सच में होती है। प्रशांत गंभीर लहजे में कहता है, नहीं भाभी जी, यक्षिणी कोई कहानी नहीं है, यक्षिणी सच में होती है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप अपने जेठ जी से पूछ लेना, उन्होंने तो खुद यक्षिणी को देखा था ग्रेवयार्ड कोठी में। जैसे ही प्रशांत ये बात बोलता है, चित्रा हैरानी के साथ प्रशांत से पूछ पड़ती है, क्या कहा? मेरे जेठ जी? कौन जेठ जी? प्रशांत चित्रा के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, लेखक बाबू के बड़े भाई दिलीप जी। चित्रा भाभी, आपको उनके बारे में नहीं पता क्या? चित्रा मन में सोचने लग जाती है, अनुराग का कोई बड़ा भाई भी है? ये बात मुझे कभी अनुराग ने बताई क्यों नहीं? और क्या क्या छुपाया है अनुराग ने मुझसे? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है,